अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाज़ंतीनी सरहद के उस हिस्से में जहां खामोशी भी साजिशों की आवाज़ सुनाती है, वहां एक दिन अचानक एक नाम गूंजता है, शहजादी सपोर्चा खातून। इसकी आमद आम नहीं थी, न काफिलों की शान, न खुशी के नारे, बल्कि निगाहों में सवाल, दिलों में खौफ और जबानों पर सिर्फ एक बात, ये हान गाजी की दुश्मन है। और नाजर भी यही समझता है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो दुश्मनी है। सपोर्चा खातून की आंखों में नफरत और हान गाजी के नाम पर उसके चेहरे की सख्ती। मगर तारीख हमेशा वो नहीं होती जो नजर आए। हकीकत ये है कि सपोर्चा खातून और हान गाजी के दरमियान जो रिश्ता बना, वो ना मोहब्बत से शुरू हुआ, न ख्वाहिश से, बल्कि ज़रूरत से। बाज़ंतीनी सल्तनत अंदर से टूट चुकी थी। एक तरफ सरहदों पर तुर्क कबाइल मजबूत हो रहे थे, दूसरी तरफ खुद महल के अंदर इक़्तिदार की जंग चल रही थी। ऐसे वक्त में सपोर्चा खातून सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो एक सियासी मेहरा थी। ये शादी इसलिए हुई ताकि एक आरजी दुश्मनी को एक वक्ती इत्तेहाद में बदला जा सके। हान गाजी को सरहद पर अमन चाहिए था और बाज़ंतीनियों को वक्त ताकि वो अपनी अंदरूनी बगावतों को संभाल सकें। ये शादी इसलिए नहीं हुई कि दिल मिल गए थे, बल्कि इसलिए हुई कि तलवारें कुछ देर रख जाएं। और यही वो नक्ता है जहां सीरीज नाजिर को धोखा देती है और तारीख खामोशी से सच बोलती है। इसी दौरान एक और नाम उभरता है, जो ना मुकम्मल दुश्मन है न मुकम्मल दोस्त, मोहब्बत की सिपाही। ये कोई आम लश्कर नहीं, ये बाज़ंतीनी फौज का हिस्सा भी नहीं। ये वो लोग हैं जो ताज के वफादार नहीं, बल्कि इक़्तिदार के भौके हैं। उनका हदफ वाज़ेह है, शाहिनशाह इंद्रकुस दोम। ये लोग समझते हैं कि सल्तनत कमजोर हो चुकी है और इस कमजोरी की वजह खुद शाहनशाह है। उनका मंसूबा सादा मगर खतरनाक है, इंद्रकुस को हटाओ और अपना आदमी तख्त पर बैठाओ। यही वजह है कि ये गरवा न हान गाजी से सीधा लड़ता है, न बाज़ंतीनी कमांडरों पर भरोसा करता है। ये अंधेरे में काम करता है, खामोशी से और खून के साथ। और फिर कहानी एक और मोड़ लेती है, जहां सियासत के बीच इंसानी जज्बात आ खड़े होते हैं। फातिमा खातून, एक मुसलमान औरत, सादगी, ईमान और वकार की अलामत। इसके सामने एक दिन एक ताजिर आता है। नाम फिलायुस, जाहिर में नर्म, बातों में मिठास और ताजारत के बहाने सरहदों के अंदर दाखिल। फातिमा उसे एक आम ताजिर समझती है, क्योंकि उसका लिबास, उसकी जबान, सब कुछ आम है, मगर हकीकत उसके बराकस है। फिलायुस कोई आम ताजिर नहीं, वो उस्मानियों का दुश्मन है और बाज़ंतीनी साजिशों का हिस्सा। वो ताजिर के भैंस में इत्तलात इकट्ठी कर रहा है, रास्ते नाप रहा है और कमजोरियों को समझ रहा है। फातिमा उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि धोखा हमेशा तलवार लेकर नहीं आता, कभी मुस्कुराहट के साथ भी आता है। यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या ईमान आंखों से देख सकता है, या सियासत हर रिश्ते को अंधा कर देती है? फातिमा के लिए फिलायुस एक अजनबी नहीं, एक मेहमान है, और फिलायुस के लिए फातिमा एक मौका है। हान गाजी इन सब बातों से बेखबर नहीं। वो जानता है कि दुश्मन सिर्फ सामने नहीं, पीछे भी हैं और अंदर भी। सपोर्चा खातून की खामोशी, मोहब्बत की सिपाही की सरगोशियां और फिलायुस की आमद। जंग खत्म हो चुकी थी। काई कबीले के मैदान में अब भी धुआं उठ रहा था। सिपाही जख्मियों को उठाकर खीमों में ले जा रहे थे। शहीदों की सफें बन चुकी थीं और कबीले के लोग थूके हुए चेहरों के साथ एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। औरतें जख्मियों के जख्म धो रही थीं और बच्चे खौफ के आसार चेहरों पर लिए अपनी माओं से लिपटे हुए थे। उस्मान गाजी आहिस्ता आहिस्ता मैदान में चल रहे थे। उनके चेहरे की थिकन साफ जाहिर थी, लेकिन आंखों में अब भी वही इज्म मौजूद था जो बरसों से काई कबीला देखता आया था। वो शहीदों के पास रखे एक सिपाही के कुंधे पर हाथ रखा और कहा, हमने ये जंग अल्लाह की रजा के लिए लड़ी है, उनकी कुर्बानियां जाये नहीं जाएंगी। सिपाही ने सर झुकाकर जवाब दिया, सरदार, दुश्मन पीछे हट गया है, लेकिन हमारे अपने लोग बहुत जख्मी हैं, कबीला थक चुका है। उस्मान ने एक गहरी सांस ली। जानता हूं, यही वक्त असल इम्तिहान का होता है। कबायली बुजुर्ग, खवातीन और नौजवान सब उस्मान के इर्द-गिर्द जमा होने लगे। सबकी नजरें उस्मान पर थीं कि अब वो क्या फैसला करेंगे। दुश्मन की शिकस्त के बावजूद कबीला कमजोर हो चुका था। खाने की क़िल्लत, जख्मियों की तादाद और मुसलसल हमलों के खदशे ने हालात को संगीन बना दिया था। इसी दौरान और खान जंग के लिबास में वहां पहुंचा। उसके कपड़ों पर दुश्मन का खून लगा हुआ था। उसकी सांस अब भी तेज थी, लेकिन चेहरे पर मजबूती थी। वो उस्मान के सामने रखा, बाबा, दुश्मन के बाकी दस्ते भी भाग गए हैं,
इलाके को महफूज कर दिया गया है। उस्मान ने अपने बेटे को गौर से देखा। और खान, तुमने आज मेरा सिर फख्र से बुलंद किया है। और खान ने नजरें झुका दी। मैंने वही किया जो एक सिपाही को करना चाहिए था। कबीले के कुछ सिपाही एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। और खान में सरदारी की निशानियां नजर आ रही हैं, लेकिन वो अभी बहुत जवान है। कबीले के खीमों में जख्मियों का इलाज जारी था। बाला खातून औरतों के साथ मिलकर जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही थी। वो थकी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर मजबूती वाज़ेह थी। उन्होंने एक सिपाही को पानी पिलाया और कहा, हिम्मत रखो, अभी बहुत काम बाकी है। कबीला आप जैसे बहादुरों से चलता है। रात गहरी होने लगी और कबीले में खामोशी छा गई। उस्मान अपने खेमे में बैठे थे। उनके सामने नक्शे फैले हुए थे। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना अब भी जरूरी था, लेकिन उस्मान के जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो जानते थे कि अब वक्त आ चुका है कि जिम्मेदारी नई नस्ल के हवाले की जाए। इसी दौरान शेख ईदबाली खीमे में दाखिल हुए। उस्मान बेटे, तुम परेशान लग रहे हो। उस्मान ने उनकी तरफ देखा। शेख, मैंने जिंदगी भर जंगें लड़ी हैं, लेकिन अब मेरी ताकत कम होती जा रही है। कबीले को एक ऐसे सरदार की जरूरत है जो नई दुनिया को देख सके। शेख मुस्कुराए। तुम्हारे दिल ने फैसला कर लिया है ना? उस्मान ने आहिस्ता से जवाब दिया। हाँ शेख, मैं चाहता हूं कि और खान सरदार बने। अगली सुबह पूरा कबीला मरकजी मकाम पर जमा था। लोग खामोशी से इंतजार कर रहे थे। उस्मान गाजी आहिस्ता कदमों से सामने आए। उनके साथ बाला खातून और खान भी खड़े थे। उस्मान ने लोगों की तरफ देखा। काई कबीले के बहादुर लोगों, आज मैं तुमसे एक अहम बात कहना चाहता हूं। कबाइल में सरगोशियां शुरू हो गईं। उस्मान ने बात जारी रखी। सालों तक हमने जंगें लड़ें, दुश्मनों का मुकाबला किया, नई सरजमीनें फतह की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कबीले की रहनुमाई नई नस्ल को दी जाए। एक ऐसा सरदार जो मुस्तकबल की राहें खोल सके। लोगों की नजरें और खान पर जा टुके। उस्मान ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, आज से काई कबीले का सरदार इबर खान गाजी अलियामैन होगा। मुजमा में हैरत, खुशी और सोच सब मिला जला रद्दमल था। कुछ चेहरे खुशी से खुल उठे तो कुछ हैरान रह गए। कबीले के बुजुर्ग ने कहा, और खान बहादुर तो है, लेकिन सरदारी के लिए तजर्बा भी चाहिए। उस्मान ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैंने उसे बचपन से तरबियत दी है। उसने इल्म भी हासिल किया, हिकमत भी सीखी और मैदान जंग में अपनी बहादुरी साबित की है। कबीले के लिए उससे बेहतर कोई नहीं। और खान एक कदम आगे बढ़ा। मैं अपने बाप की तरह अदल के साथ हुकूमत करूंगा। कबीले के कमजोरों की हिफाजत करूंगा, दुश्मनों के सामने सीना सपर रहूंगा। आप सबकी खिदमत ही मेरा फर्ज है। लोगों ने सर झुकाकर अपनी रिजा जाहिर की। बादशाह कबीले में नई जिम्मेदारियां तकसीम कर दी गईं। सिपाहियों ने और खान के हुक्म के मुताबिक कुलों की मरम्मत का काम शुरू किया। नए माहदे तरतीब दिए गए और कबीले की हिफाजत के लिए नई हिकमत अमली बनाई गई। इसी दौरान कबीले के जासूस तेजी से वापस लौटे। सरदार और खान, दुश्मन कबाइल ने दोबारा गरवाबंदी शुरू कर दी है। उन्हें खबर मिल गई है कि काई कबीले में तब्दीली आई है। वो समझते हैं कि नए सरदार को आजमाना चाहिए। और खान ने यह सुनकर फौरन हुक्म दिया, सिपाहियों को तैयार करो, हम कमजोर नहीं, हम काई हैं। उस्मान ने अपने बेटे के कुंधे पर हाथ रखकर कहा, यह पहला इम्तिहान है बेटे, उसे सरखरू होकर पास करना। और खान ने जवाब दिया, मैं काई के नाम को कमजोर नहीं होने दूंगा। सिपाहियों ने तलवारें संभाल लीं। जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। कबीले की औरतें घोड़ों पर सिपाहियों का सामान रख रही थीं। बच्चे अपने बापों को देखकर फख्र महसूस कर रहे थे। और खान ने घोड़े पर सवार होते हुए आखिरी मर्तबा कबीले की तरफ देखा। काई कबीला, आज तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि सरदारी का हक मेरे खून में है। हम नई तारीख लिखने जा रहे हैं। सिपाहियों के नारे गूंज उठे, अल्लाह अकबर। काई काबिला और खान गाजी। बरसा एक शहर नहीं था, ये बाजंतीनी सल्तनत की आखिरी उम्मीद था। अनातोलिया में अगर कोई किला मजबूत समझा जाता था तो वो बरसा था। ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे और अंदर वो लोग जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझते थे। उस्मान गाजी ये सब जानता था। वो जानता था कि अगर बरसा पर सीधा हमला किया गया तो हजारों जानें जाया होंगी और फिर भी फतह यकीनी नहीं होगी। इसीलिए उसने वो रास्ता चुना जो कम लोग चुनते हैं, सब्र का रास्ता।
बरसा के उर्दगर्द मौजूद किले उस्मान गाजी की नज़र में सबसे पहले थे। एक एक करके ये किले गढ़ते गए। हर किला बरसा से एक रास्ता छीन लेता था। खुराक का रास्ता, मदद का रास्ता और उम्मीद का रास्ता। ये जंग खामोश थी मगर बहुत गहरी थी। बरसा के अंदर लोग रोज बाजार में जाते और खाली हाथ वापस आते। कीमतें बढ़ती जा रही थीं। सिपाही बेचैन थे और शहर का हाकिम हर रोज कुस्तंतनिया की तरफ देखता कि शायद कहीं से मदद आ जाए। मगर मदद नहीं आ रही थी। उस्मान गाजी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका जिस्म जवाब दे रहा था। वो जो खुद घोड़े पर बैठकर सबसे आगे लड़ता था, अब खेमे में बैठकर जंग की रहनुमाई करता था। लेकिन उसकी सोच अब भी सबसे तेज थी। वो अपने बेटे और खान को बुलाता और नक्शे खोलकर कहता, जंग तलवार से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। बरसा भौंका होगा तो खुद दरवाजा खोल देगा। और खान खामोशी से सुनता। वो जानता था कि उसके सामने सिर्फ एक बाप नहीं, बल्कि एक रियासत का बानी बैठा है। महीने गुजरते गए, फिर साल। बरसा के अंदर हालात मजीद खराब हो गए। लोग बीमारियों का शिकार होने लगे। सिपाहियों का हौसला टूटने लगा और शहर के अमीर लोग खामोशी से मुज़ाकरात के बारे में सोचने लगे। उस्मान गाजी को यह सब खबर थी। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन उसकी नजर अब भी बरसा पर जमी हुई थी। एक दिन उसने और खान से कहा, अगर मैं उस फतह को अपनी आंखों से ना देख सका तो गम नहीं, बस ये शहर अदल के साथ फतेह होना चाहिए। ये वो लम्हा था जब क़ियादत आहिस्ता आहिस्ता बाप से बेटे की तरफ मुंतकिल हो रही थी। बरसा के हाकिम ने आखिरकार अमन की बातचीत का सोचा। वो जान चुका था कि दीवारें अब शहर को नहीं बचा सकती। भूख, खौफ और तन्हाई हर दीवार से ज्यादा ताकतूर हो चुके थे। और फिर वो दिन आ गया जब बरसा के दरवाजे खुले। न कोई बड़ा खून बहा, न कोई कत्लेआम हुआ। शहर ने हथियार डाल दिए। ये वो फतह थी जो तलवार से कम और 3,000 इटान मिनिमाइनिन 100 dindurin nekurnuser na mahananiwan tersturiawan and nanananan yadurin min narbiuam jurnana kanonam tananadi kurdeborninum churi de kernidon durinanin makinonan hinaninum unanamanoni and a murdy yermanamanemina nanomayanonimun narni de sidinon kurananan suwananan kirianan kananan neriana kanadiluam kananianan. Kanaka data was just on video one another mark in the wasserlun. Shurnio 199 in the wasserna. Servernaninum. Dunhinum. Garidine by imam. Gadinewaro. Le showed in a man on. Yadarinan. Bekani Tidianan. Sain in a wanser and none. Sarn. Mayor na sarnun. Sorin kinvern. But sar reach sindern. High and narna sorry. Gerne chicken. De nari commission. Ervi Kailoam. Der Foreigner Nikanison, der de Yedison, your frenamin, Sanin, Done Yarnin. सब्र से ज्यादा हासिल हुई। फतह की खबर उस्मान गाजी के खेमे तक पहुंची। वो बस्तर पर लेटा हुआ था। सांस कमजोर थी मगर दिल मुतमईन था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। उसके लिए बरसा सिर्फ एक शहर नहीं था। ये इस रियासत की बुनियाद थी जो आने वाली सदियों तक दुनिया पर असर डालने वाली थी। उसने वसीयत की कि उसे बरसा में दफन किया जाए, इसी शहर में जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। बरसा अब उस्मानियों के हाथ में था और उस्मान गाजी आहिस्ता आहिस्ता तारीख का हिस्सा बन रहा था। ये एक इंसान का इख्तिताम नहीं था, ये एक सल्तनत की शुरुआत थी। बरसा के दरवाजे अगरचा बंद थे मगर शहर के अंदर हिम्मत टूट चुकी थी। ये वो मरहला था जहां तलवार नहीं, वक्त फैसला कर रहा था। महीनों के मुहासरे ने बरसा को अंदर से खोखला कर दिया था। बाजार वीरान हो चुके थे। अनाज नायाब था। पानी नाप तोल कर दिया जा रहा था। और सिपाही जो कभी दीवारों पर फख्र से खड़े होते थे, अब खामोशी से एक दूसरे के चेहरे देखते थे। शहर के हाकिम को अब ये एहसास हो चुका था कि बाज़ंतीनी सल्तनत बरसा को बचाने नहीं आएगी। कुस्तनतनिया खुद साजिशों और अंदरूनी लड़ाइयों में फंसा हुआ था। हर गुजरता दिन बरसा को तन्हा कर रहा था। दूसरी तरफ उस्मानी लश्कर खामोश मगर मजबूत था। न शोर, न जल्दबाजी, न बेफायदा हमले।
और खां गाजी अपने वालिद की हिकमत पर अमल कर रहा था। हर रास्ता बंद था, हर सप्लाई लाइन खत्म हो चुकी थी। उस्मान गाजी अब बस्तर से उठने के काबिल नहीं रहा था। सांस भारी थी, आवाज कमजोर, मगर दिल मुतमईन था। उसे मालूम था कि अब वक्त उसके हक में है। वो अक्सर आंखें बंद करके बरसा का तस्वुर करता। वो शहर जिसे उसने अपनी जवानी में ख्वाब में देखा था। वो शहर जो एक दिन एक बड़ी रियासत का दिल बनने वाला था। एक दिन खीमे में खबर आई कि बरसा के हाकिम ने बातचीत का पैगाम भेजा है। उस्मान गाजी ने आंखें खोलें और हल्की आवाज में कहा, खून न बहाया जाए, शहर अमान के साथ लिया जाए। ये हुक्म सिर्फ एक फातिह का नहीं था, ये एक बानी का उसूल था। चंद ही दिनों बाद बरसा के दरवाजे खुल गए। कोई बड़ी जंग नहीं हुई, कोई कत्ले आम नहीं हुआ। शहर ने खुद को हवाले कर दिया। ये फतह तलवार की नहीं थी, ये सब्र की फतह थी। फतह की खबर उस्मान गाजी तक पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और शक्र अदा किया। उसने वसीयत की कि बरसा को दाराल हुकूमत बनाया जाए, लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, किसी पर जुल्म ना हो। बरसा अब एक शहर नहीं रहा था, ये एक रियासत की बुनियाद बन चुका था। कुछ अरसे बाद उस्मान गाजी इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी वफात एक इंसान का खात्मा थी, मगर एक सल्तनत की शुरुआत भी। और खान गाजी ने क़ियादत संभाली। बाप का ख्वाब अब बेटे की जिम्मेदारी बन चुका था। ये वो लम्हा था जब एक कबीला तारीख में सल्तनत बन गया। बरसा अनातोलिया का वो शहर था जिस पर बाज़ंतीनी सल्तनत को सबसे ज्यादा नाज था। ऊंची दीवारें, मजबूत किला और अंदर वो एतमाद कि कोई उस शहर को झुका नहीं सकता। लेकिन उस्मान गाजी इस एतमाद को जानता था और इसीलिए वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उस्मान गाजी ने बरसा पर तलवार से हमला करने के बजाय वक्त को अपना हथियार बनाया। उसने शहर के गर्द मौजूद छोटे किलाओं पर नजर डाली और एक एक करके इन सबको अपने कब्जे में लेना शुरू किया। हर किला बरसा की एक सांस कम कर रहा था। ये जंग मैदान में कम और सब्र में ज्यादा लड़ी जा रही थी। बरसा के अंदर जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती जा रही थी। बाजार खाली होने लगे, खुराक महंगी हो गई और लोग हर दिन एक नए खौफ के साथ जागते। शहर का हाकिम बार बार कुस्तंतानिया की तरफ मदद के पैगाम भेजता, मगर बाज़ंतीनी सल्तनत खुद टूट फूट का शिकार थी। कोई लश्कर नहीं आया, कोई उम्मीद नहीं आई। इधर उस्मान गाजी की सेहत कमजोर पड़ती जा रही थी। वो जो कभी घोड़े पर सबसे आगे होता था, अब खेमे में बैठकर नक्शे देखता था। उसका जिस्म कमजोर था, मगर उसका दिमाग आज भी जंग जीत रहा था। वो अपने बेटे और खां को अपने पास बुलाता और कहता, बरसा को जल्दी नहीं चाहिए, बरसा को भूख चाहिए। और खां हर बात गौर से सुनता। वो जानता था कि ये सिर्फ एक बाप की नसीहत नहीं, ये एक रियासत के बानी का सबक था। महीने गुजरते गए, फिर साल। बरसा के अंदर हालात मजीद खराब हो गए। लोग बीमारियों का शिकार होने लगे, सिपाहियों का हौसला टूटने लगा और शहर के अमीर लोग खामोशी से मुज़ाकरात के बारे में सोचने लगे। उस्मान गाजी को यह सब खबर थी। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन उसकी नजर अब भी बरसा पर जमी हुई थी। एक दिन उसने और खान से कहा, अगर मैं उस फतह को अपनी आंखों से न देख सका तो गम नहीं, बस ये शहर अदल के साथ फतह होना चाहिए। ये वो लम्हा था जब क़ियादत आहिस्ता आहिस्ता बाप से बेटे की तरफ मुंतकिल हो रही थी। बरसा के हाकिम ने आखिरकार अमन की बातचीत का सोचा। वो जान चुका था कि दीवारें अब शहर को नहीं बचा सकती। भूख, खौफ और तन्हाई हर दीवार से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। और फिर वो दिन आ गया जब बरसा के दरवाजे खुल गए। न कोई बड़ा खून बहा, न कोई कत्ले आम हुआ। शहर 2023 ने खुद को हवाले कर दिया। ये फतह तलवार की नहीं थी, ये सब्र की फतह थी। फतह की खबर उस्मान गाजी तक पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और शक्र अदा किया। उसने वसीयत की कि बरसा को दारुल हुकूमत बनाया जाए, लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, किसी पर जुल्म ना हो। बरसा अब एक शहर नहीं रहा था, ये एक रियासत की बुनियाद बन चुका था। कुछ अरसे बाद उस्मान गाजी इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसकी वफात एक इंसान का खात्मा थी, मगर एक सल्तनत की शुरुआत भी। और खान गाजी ने क़ियादत संभाली। बाप का ख्वाब अब बेटे की जिम्मेदारी बन चुका था। ये वो लम्हा था जब एक कबीला तारीख में सल्तनत बन गया। जंग खत्म हो चुकी थी। काई कबीले के मैदान में अब भी धवां उठ रहा था। सिपाही जख्मियों को उठाकर खीमों में ले जा रहे थे। शहीदों की सफ़ें बन चुकी थीं और कबीले के लोग थूके हुए चेहरों के साथ एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। औरतें जख्मियों के जख्म धो रही थीं और बच्चे खौफ के आसार चेहरों पर लिए अपनी माओं से लिपटे हुए थे।
उस्मान गाजी आहिस्ता आहिस्ता मैदान में चल रहे थे। उनके चेहरे की थिकन साफ जाहिर थी, लेकिन आंखों में अब भी वही इज्म मौजूद था जो बरसों से काई कबीला देखता आया था। वो शहीदों के पास रखे एक सिपाही के कुंधे पर हाथ रखा और कहा, हमने ये जंग अल्लाह की रजा के लिए लड़ी है,